हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 68 फॉर क्लास 10th विज्ञान की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 16 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम चैप्टर 8 कंटिन्यू करेंगे, जीव जनन कैसे करते हैं। और अभी तक अगर आपने बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। और आज का टॉपिक रहेगा बेटा मानव में लैंगिक जनन। तो मानव में लैंगिक जनन हम सभी जानते हैं कि लैंगिक जनन क्या है। लैंगिक जनन वही होता है बेटा जिसमें नर और मादा की आवश्यकता होती है, जो हमने पौधों में लास्ट वर्कशीट में पढ़ा। तो देखिए मानव में क्या होता है, किशोरावस्था के दौरान नर और मादा यानी जो लड़के और लड़कियां हैं दोनों की आकृति और क्रिया संबंधी अनेक बदलाव उनके शरीर में आते हैं। नर और मादा के शरीर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न हार्मोन द्वारा होते हैं। तो बेटा हमारे अंदर जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनके द्वारा हार्मोन जो है वो उनका श्रावण होता है, हार्मोन्स निकलते हैं, जिसके कारण हमारे जो लैंगिक लक्षण है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण यानी शरीर की जो बनावट है वो बदलती है। तो इस तरह के जो परिवर्तन होते हैं वो हार्मोन्स के कारण होते हैं। जैसे शरीर की सामान्य वृद्धि दर जो है धीमी होनी शुरू हो जाती है। तो बेटा परिपक्व होने के बाद, किशोरावस्था के बाद हमारी हाइट बढ़नी बंद हो जाती है। जनन ऊतक परिपक्व होना प्रारंभ कर देते हैं, तो जनन ऊतक है वो भी जो है मैच्योर होना प्रारंभ कर देते हैं। किशोरावस्था की इस अवधि को यौवना आरंभ कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, इस अवधि को यौवना आरंभ यानी यौवन जो है उसका आरंभ जो है वो कहा जाता है। नर और मादा युग्मक जननांगों में उत्पन्न होते हैं। तो देखिए हमने पढ़ा था कि लैंगिक जनन में नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों होते हैं, और जो नर युग्मक हैं वो वर्षण में बनते हैं और मादा युग्मक जो है वो अंडाणु हैं और अंडाणु में उत्पन्न होते हैं। नर के जनन काल के दौरान जो जीवन भर रहता है शुक्राणु या नर युग्मक उत्पन्न होते रहते हैं। ठीक है, तो नर के जो है जनन काल के दौरान शुक्राणु या नर युग्मक उत्पन्न होते हैं। मादा या लड़कियों में रजोदर्शन से मादा युग्मक अंडाणु की उत्पत्ति का संकेत मिलता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो लड़कियां होती हैं उनके अंदर रजोदर्शन होता है। ठीक है, तो उससे जब रजोदर्शन स्टार्ट होता है तो उससे जो है पता चलता है कि अंडाणु की उत्पत्ति, वो उसका संकेत हमें मिलता है कि अंडाणु जो है उसकी उत्पत्ति स्टार्ट हो गई है। 45 से 50 वर्ष की आयु तक मादा या स्त्रियों में अंडाणु की उत्पत्ति रुक जाती है। तो 45-50 वर्ष की आयु के आसपास क्या है कि जो अंडाणु है उसकी उत्पत्ति महिलाओं में रुक जाती है, और इस अवस्था को बच्चों रजोधर्म जो है वो रजोनवर्ती कहा जाता है। इस अवस्था में रजोधर्म रुक जाता है। ठीक है, यानी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो रुक जाती है, और इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, इस स्थिति को हम रजोनिवृत्ति कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे नर जनन अंग के बारे में। नर जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र बनाते हैं। तो बेटा नर जनन तंत्र जो है आपको चित्र में दिखाया गया है। नर जनन तंत्र कोशिका उत्पादन से लेकर और उसको जो है निषेचन के स्थान तक पहुंचाने के लिए जो भी अंग शामिल हैं वो सभी नर जनन अंग हैं। नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु, ठीक है, उसका निर्माण कहाँ होता है, उसका निर्माण होता है वर्षण में। तो बेटा आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में ये डायग्राम अच्छे से दिया गया है, वहां से आप इसको क्लियर करेंगे। तो डायग्राम में ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये क्या है, वर्षण है। और वर्षण जो है इस तरह स्किन के अंदर होता है। तो ये क्या है, ये वर्षण कोश होता है। तो वर्षण किसके अंदर होता है, वर्षण कोश के अंदर होता है। उसके बाद यहाँ से ये जो है नली निकलती है जिसको हम क्या कहते हैं, शुक्र वाहिनी कहते हैं। उसके बाद देखिए शुक्र वाहिनी, ये शुक्राशय है बेटा, ये मूत्राशय है, ये प्रोस्टेट ग्रंथि है। इनका भी हम कार्य करेंगे, प्रोस्टेट ग्रंथि का, शुक्राशय का क्या कार्य है। उसके बाद ये देखिए जो शुक्र वाहिनी है, शुक्र वाहिनी इधर एक संयुक्त नली का निर्माण करती है जिसको हम मूत्र मार्ग कहते हैं, और ये क्या है, इसको हम शिशन बोलते हैं। तो ये जो है क्या है, ये सभी अंग मानव जो है नर जनन अंग हैं। उसके बाद क्या होता है, नर जनन कोशिका बनती है। नर जनन कोशिका यानी जो नर युग्मक बनेगा वो कहाँ बनेगा, वो बनेगा बेटा वर्षण में। और नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु जो होता है जिसका निर्माण कहाँ होता है, वर्षण में होता है। यह उदर गुहा के बाहर
वर्षण कोश में स्थित होते हैं। तो वर्षण जो है वो किस में होते हैं, वर्षण जो है इस तरह से वर्षण कोश के अंदर होते हैं और इस वर्षण में शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो वर्षण में होता है, जो वर्षण कोश में होते हैं। इसका कारण यह है कि शुक्राणु के उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है। तो शुक्राणु के उत्पादन के लिए जो तापमान है वो शरीर के तापमान से कम होता है। इसके बाद देखिए, शुक्राणु उत्पादन के नियंत्रण के अतिरिक्त जो वर्षण है वो टेस्टोस्टेरोन जो है उसका श्रावण भी होता है। टेस्टोस्टेरोन से जो यौवनावस्था के लक्षण होते हैं लड़कों में, जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, ठीक है, तो वो लक्षण जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण आते हैं। नेक्स्ट है, उत्पादित शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है, शुक्र वाहिकाओं द्वारा होता है और ये शुक्र वाहिकाएं मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़कर संयुक्त नली बनाती हैं। तो यहाँ से जब शुक्राणु का उत्पादन होगा, शुक्राणु जो है वो कहाँ जाएगा, शुक्र वाहिनियों में इसका मोचन होता है। ठीक है, यानी ये निकलता है और फिर जो है ये संयुक्त नली जो है जो मूत्र मार्ग बनाती है। ठीक है, तो संयुक्त नली यहाँ पर जुड़ जाती है शुक्र वाहिकाएं। उसके बाद देखिए, अतः मूत्र मार्ग शुक्राणु और मूत्र दोनों के प्रवाह के लिए उभय मार्ग है। उभय का मतलब होता है दोनों के लिए है ये। ठीक, यानी जो मूत्र मार्ग है और शुक्राणु जो है जहां से निकलते हैं, तो ये दोनों के लिए जो है कॉमन है मूत्र मार्ग। प्रोस्टेट तथा शुक्राशय अपने श्राव शुक्र वाहिका में डालते हैं। उसके बाद देखिए बेटा, जो प्रोस्टेट है और शुक्राशय है, हमने पढ़ा था ये शुक्राशय है और ये प्रोस्टेट है। तो ये दोनों जो भी इनका श्रावण होता है ये किसमें डालते हैं, ये शुक्र वाहिका में डालते हैं, जिसमें ये शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाता है। यानी प्रोस्टेट और शुक्राशय जो अपना श्राव जो है वो तरल होता है और जिसके कारण क्या होता है, शुक्राणु वो एक तरल माध्यम में तैरने लगता है और इसका कारण इनका स्थानांतरण सरलता से हो जाता है और उस जो फ्लूइड है उसके अंदर ये तैरकर एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से चले जाते हैं। साथ ही है श्राव उन्हें पोषण भी प्रदान करता है। अब देखिए, शुक्राणु वो क्या है, वो नर युग्मक है, नर जनन कोशिका है और उसको क्या चाहिए, उसको भी पोषण चाहिए, जो उसको कहाँ से मिलता है, जो वो प्रोस्टेट और शुक्राशय द्वारा छोड़े गए श्रावण से मिलता है। उसके बाद देखिए, शुक्राणु सूक्ष्म संरचनाएं हैं जिसमें मुख्यतः आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। तो जो शुक्राणु होते हैं वो छोटी छोटी क्या है, सूक्ष्म संरचनाएं हैं जिनके अंदर आनुवांशिक पदार्थ होते हैं और ये आनुवांशिक पदार्थ जो है, जो गुण हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। और जो शुक्राणु है वो इस तरह की संरचनाएं होती हैं जिसकी एक लंबी जो है क्या होती है, एक लंबी पूंछ होती है और उन एक जो है इसी तरह से सिर होता है और उन्हें मादा जनन कोशिका की ओर तैरने में सहायता करती है। और पूंछ क्या करती है, पूंछ इसको तैरने में सहायता करती है। नेक्स्ट बेटा हम करेंगे मादा जनन अंग। तो मादा जनन अंग देखिए, आप इसके जो चित्र दिए गए हैं इनको जरूर जो है आप प्रैक्टिस कीजिएगा। मादा जनन कोशिकाओं अथवा अंड कोशिका का निर्माण कहाँ होता है, अंडाशय में होता है। तो जो मादा जनन कोशिकाएं हैं अथवा अंड है उसका निर्माण कहाँ होगा, उसका निर्माण होता है अंडाशय में। तो बेटा पहले हम एक बार चित्र इसका देख लेते हैं। तो देखिए, ये कुछ इस तरह का चित्र होता है मादा जनन अंग। इसके अंदर ये जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं ये जो है क्या है, ये अंडाशय है। अंडाशय जो है उसके बाद क्या है, इस प्रकार ऊपर ये ट्यूब हैं जो इस तरह से कुछ ऐसे पकड़े हुए दिखाई दे रही हैं। तो ये क्या है, ये फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिका इनको हम बोलते हैं। ये नीचे गर्भाशय है, नीचे ये ग्रीवा है और उसके बाद है योनि। इसमें देखिए, मादा जनन कोशिकाओं अथवा अंड कोशिका का निर्माण कहाँ होता है, अंडाशय में होता है। तो अंडाशय में मादा जनन कोशिकाओं का निर्माण होगा और ये हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन भी उत्पादित करती हैं। तो जो है ये क्या करती हैं, ये हार्मोन, जैसे हमने नर में पढ़ा कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का श्रावण होता है जो कि द्वितीय लैंगिक जो लक्षण होते हैं उनको नियंत्रित करता है। इसी तरह लड़कियों में जो परिवर्तन होते हैं, ठीक है, तो वो परिवर्तन किसके कारण होते हैं, वो परिवर्तन जो हार्मोन निकलते हैं जैसे एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन, उनके कारण वो जो है नियंत्रित होते हैं। लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं। तो जन्म के समय ही अंडाशय में जो अंड हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। यौवना आरंभ में इनमें कुछ परिपक्व होने लगते हैं। तो जब
एज कम होती है तो ये जो है अंडे जो है वो पकते नहीं हैं, ठीक है, मैच्योर नहीं होते। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है तो क्या होता है, यौन आरंभ में ही ये जो है परिपक्व यानी मैच्योर होने लगते हैं। 2 में से 1 अंडाशय द्वारा प्रत्येक माह 1 अंड परिपक्व होता है, ठीक है। तो 2 में से यानी क्या है, 2 अंडाशय हैं तो इनमें से जो है 1 अंडाशय द्वारा प्रत्येक माह 1 अंड जो है वो क्या होता है, वो मैच्योर होता है। अंडवाहिका अथवा फैलोपियन ट्यूब द्वारा यह अंड कोशिका गर्भाशय तक ले जाता है, ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब द्वारा अंडवाहिकाएं या फैलोपियन ट्यूब ये जो है क्या करती हैं, अंड कोशिका जो मैच्योर अंड कोशिका है उसको कहाँ लेके जाती है, उसको गर्भाशय तक लेकर जाती हैं। दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलेनुमा संरचना का निर्माण करती हैं जिसे गर्भाशय कहते हैं। तो इस तरह से जो अंडवाहिकाएं हैं ये जो है इस तरह से एक थैलेनुमा संरचना का निर्माण करती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे गर्भाशय कहा जाता है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। तो जो ये गर्भाशय है बेटा ये ग्रीवा द्वारा कहाँ खुलता है, योनि में खुलता है। उसके बाद देखिए शुक्राणु योनि मार्ग में स्थापित होते हैं। उसके बाद शुक्राणु जो है योनि मार्ग में स्थापित होते हैं जहां से ऊपर की ओर यात्रा करके वे अंडवाहिका द्वार तक पहुंच जाते हैं। तो जो शुक्राणु हैं वो यात्रा करके कहाँ पहुंचते हैं, वो अंडवाहिका तक पहुंच जाते हैं जहां अंड कोशिका से मिल सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो अंड है वो निषेचित हो जाता है और निषेचित अंडा विभाजित होकर क्या बनाता है, भ्रूण बनाता है। यानी मादा युग्मक, यानी मादा युग्मक क्या है, अंड है, और उसके बाद नर युग्मक क्या है, नर युग्मक शुक्राणु। ये जो है इनमें ये आपस में मिलते हैं और क्या बनता है, और जो है यहाँ पर बनता है भ्रूण, ठीक है। क्या बनता है, भ्रूण बनता है, निषेचन होता है और भ्रूण बनने के बाद जो भ्रूण है वो गर्भाशय में स्थापित हो जाता है जहां वह लगातार विभाजित होकर वृद्धि करता है और अंगों का विकास करता है। तो बेटा अगर अंड जो है उसका निषेचन हो जाता है किससे, शुक्राणु से, तो उस क्या होगा, भ्रूण बनेगा। भ्रूण यानी जो भावी जो संतान है वो बनेगी और ये भ्रूण गर्भाशय में स्थापित हो जाता है और बार बार यहाँ पर इसकी कोशिकाएं वो विभाजित होती हैं और धीरे धीरे अंगों का विकास होता है। यानी हाथ पैर जो अंग हैं संतान के वो बनने लगते हैं। माँ का शरीर गर्भधारण और उसके विकास के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होता है। तो बेटा माँ का जो शरीर होता है वो गर्भधारण जब होता है तो उसके विकास के लिए भी जो है उसी तरह से उसमें परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। अतः गर्भाशय प्रत्येक माह भ्रूण को ग्रहण करने और उसके पोषण हेतु तैयारी करता है। यानी क्या होता है, जब अंड जो है वो यौन आरंभ के बाद परिपक्व होने लगते हैं, मैच्योर होने लगते हैं, तो हर एक माह हर एक महीने क्या होता है कि जो गर्भाशय है उसमें परिवर्तन होने लगते हैं। हर एक माह परिवर्तन होता है भ्रूण को ग्रहण करने के लिए और उसके पोषण हेतु पूरी तैयारी जो है गर्भाशय करता है। उसकी आंतरिक परत मोटी हो जाती है और भ्रूण के पोषण हेतु रुधिर प्रवाह भी बढ़ जाता है। तो क्या होता है कि आंतरिक परत जो है वो मोटी हो जाती है और भ्रूण के पोषण हेतु रुधिर प्रवाह भी उसमें बढ़ जाता है। भ्रूण को मां के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं, जिसे प्लेसेंटा कहा जाता है। यह एक तस्त्रीनुमा संरचना है जो गर्भाशय की भित्ति में दसी होती है। इसमें देखिए क्या होता है कि गर्भाशय के अंदर जो ये गर्भाशय है इसके अंदर एक जो है तस्त्रीनुमा एक जो है यहाँ पर संरचना होती है जिसको हम क्या कहते हैं, ये जो आपको दिख रही है तो ये क्या है, ये प्लेसेंटा होता है और ये प्लेसेंटा ही जो पोषण है माँ से वो भ्रूण को मिलता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये गर्भाशय की भित्ति में दसी होती है। इसमें भ्रूण की ओर के उत्तक में प्रवर्ध होते हैं। माँ के उत्तक में रिक्त स्थान होते हैं जो प्रवर्ध को आच्छादित करते हैं। और यानी बेटा ये जो भी यहाँ पर प्लेसेंटा है इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इसका मेन कार्य यही है कि माँ से भ्रूण को जो पोषक तत्व हैं वो यहाँ पर ये इसको प्रोवाइड कराता है। माँ से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थों के स्थानांतरण हेतु एक वृद्धि क्षेत्र जो है वो प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इसकी संरचना कुछ ऐसी होती है कि जैसे प्रवर्ध यानी एक उंगली जैसी संरचनाएं यहाँ पर निकली हुई होती हैं जो कि जो पोषण है उसका क्षेत्रफल बढ़ा देती हैं। विकासशील भ्रूण द्वारा अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं जिनका निपटान उन्हें प्लेसेंटा के माध्यम से माँ के रुधिर में स्थानांतरण द्वारा होता है।
तो बेटा भ्रूण से जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं वो भी प्लेसेंटा के माध्यम से माँ के रुधिर में चले जाते हैं, और जो भी पोषक तत्व भ्रूण को चाहिए वो भी प्लेसेंटा के माध्यम से बच्चे के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा जो है क्या होता है, प्रोसेस होता है। और अगर बेटा यहाँ पर जो अंड है वो निषेचित नहीं होता शुक्राणु से, तो फिर जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल वो शुरू हो जाती है। ठीक है, जो अंदर की गर्भाशय की दीवारें हैं उनकी जो मोटी हो चुकी हैं, ठीक है, तो वो जो है आप कह सकते हो कि जो सेल्स हैं वो ब्रेक होकर वो मेंस्ट्रुअल साइकिल की फॉर्म में जो है बॉडी से बाहर आती हैं। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको हमें करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनके द्वारा किए जाने वाले कार्य आपको लिखने हैं। वर्षण, शुक्रवाहिकाएं, अंडाशय, अंडवाहिका, गर्भाशय और प्लेसेंटा। तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। सो बेटा यहाँ से हम इसके कार्य करेंगे। फर्स्ट, वर्षण के क्या कार्य हैं? मानव में वर्षण दोहरा कार्य करता है। फर्स्ट है शुक्राणुओं का उत्पादन, दूसरा है नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का निकलना। दूसरा आप लिखेंगे शुक्रवाहिकाओं के क्या कार्य हैं? उत्पादित शुक्राणुओं का विमोचन शुक्रवाहिनी में होता है। नंबर 2 इसका कार्य होगा, शुक्रवाहिकाएं मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़कर एक संयुक्त नलिका बनाती हैं। तीसरा देखिए अंडाशय का कार्य। अंडाशय का कार्य अंड उत्पादन करना और सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन का उत्पादन करना है। उसके बाद देखिए डी है अंडवाहिकाओं के क्या कार्य हैं? तो अंडवाहिकाओं के क्या कार्य होंगे? अंड का निषेचन अंडवाहिका में होता है, तो अंड का निषेचन जो होता है वो अंडवाहिका में होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, गर्भाशय का क्या कार्य है? शिशु का विकास गर्भाशय के अंदर होता है। ठीक है, तो शिशु जो बड़ा होता है वो कहाँ होता है? गर्भाशय के अंदर। नेक्स्ट है प्लेसेंटा के क्या कार्य हैं? तो प्लेसेंटा हमने पढ़ा यह भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2 है यहाँ पर, वर्षण उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होते हैं? तो बेटा वर्षण जो है वो उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होते हैं? तो ये हमने अभी पढ़ा कि यह उदर गुहा के बाहर वर्षण कोश में स्थित होते हैं। इसका आंसर बेटा आप यहाँ से लिखेंगे, यह उदर गुहा के बाहर वर्षण कोश में स्थित होते हैं। इसका कारण यह है कि शुक्राणु के उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है। तो ये वाला आंसर आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर। ठीक है, यह से लेकर और होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रश्न 3, भ्रूण के रोपण के बाद गर्भाशय में क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? सो बेटा इसका आंसर भी आप यहीं से लिखेंगे, इसमें बिल्कुल डायरेक्ट दिया गया है। देखिए उसकी आंतरिक जो है गर्भाशय प्रत्येक माह, तो इसमें लिखा है ना कि भ्रूण के रोपण के बाद, तो रोपण के बाद क्या होता है? उसकी आंतरिक परत जो है वो मोटी हो जाती है और भ्रूण के पोषण हेतु रुधिर प्रवाह भी बढ़ जाता है। भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। यहाँ तक बेटा आप इसका आंसर लिख दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है, तो उसकी से लेकर और प्लेसेंटा कहते हैं, यहाँ तक आप इसको लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए नंबर 4, मादा जनन तंत्र के उस अंग का नाम लिखिए जहाँ निषेचन होता है। तो बेटा जहाँ निषेचन होता है आपको उसका नाम लिखना है, तो वो नाम क्या है? वो है अंडवाहिका अथवा फैलोपियन ट्यूब। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा अंडवाहिका अथवा फैलोपियन ट्यूब। ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी बच्चों आपकी बेटा आज की वर्कशीट क्लास 10 साइंस की। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।